बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज हम। इसका टाइटल है जी फोर्स एंड मोशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फोर्स क्या होती है। फोर्स बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है या करने की कोशिश करती है। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो ये कोशिश करती है कि उसको मैं मोशन में लाऊं, अगर कोई बॉडी मोशन में तो ये कोशिश करती है कि उसको मैं रेस्ट में लेके आऊँ। तो ऊपर इसकी डिफाइन लिखी हुई है मैंने, अ फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। दैट चेंज जो तब्दीली लाती है, और टेंस या कोशिश करती है, टू चेंज तब्दील करने की, द स्टेट, स्टेट कहते हैं हालत को, ऑफ रेस्ट, रेस्ट की हालत को, और मोशन या फिर मोशन की हालत को, ऑफ अ बॉडी। यानी कि रेस्ट या मोशन की हालत को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। इसको हम फोर्स कहते हैं और इसका सिंबल होता है कैपिटल एफ, और ऊपर आपने एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट करना होता है। और इसका जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, और उसको हम कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है मोशन। अब मोशन जो है इसको उर्दू में कहते हैं हरकत। तो इसकी डिफाइन भी यहाँ पे लिखी हुई है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी जो ना वो हम कहेंगे मोशन में है इफ, अगर इट चेंज, अगर वो तब्दील करती है, इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को यानी कि जगह को, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के लिहाज से, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ। यानी कि अगर एक बॉडी जो ना वो यहाँ पे है और इसकी सराउंडिंग में यहाँ पे आप खड़े हैं, तो थोड़ी देर बाद वो बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाती है, तो उसने अपनी सराउंडिंग को चेंज कर लिया है, तो वो बॉडी मोशन में होगी। अगर वो सराउंडिंग को चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट में होगी। तो ये मोशन की डिफाइन है। इस चैप्टर में मजीद हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी पैमाइश करने के लिए सिर्फ हमें उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। पहले तो ये मैं बता दूं कि क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड आती है और दूसरी जो है ना वो उसका यूनिट होता है। यूनिट और मैग्नीट्यूड मिलके ये क्वांटिटी बनाते हैं। अगर लिखा हुआ 2 kg तो 2 इसमें मैग्नीट्यूड होगी और kg इसका यूनिट होगा, तो ये क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है। अगर खाली 2 लिखा है तो ये मैग्नीट्यूड है, इसमें यूनिट कोई नहीं साथ लिखा हुआ, तो ये क्वांटिटी नहीं होगी, ये बस एक नंबर होगा। नंबर में और क्वांटिटी में फ़र्क सिर्फ यूनिट का है। अगर खाली नंबर लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, तो वो नंबर होगा, लेकिन अगर साथ यूनिट भी मेंशन है जैसे 2 मीटर, 2 सेकंड, 2 किलोग्राम, तो फिर वो क्वांटिटी होगी। अब स्केलर एक क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी की डिफाइन हम यहाँ से कर सकते हैं, आप फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड, जिसको हम मुकम्मल तौर पे बयान कर सकते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड से ओनली, सिर्फ, इस कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, इसको हम स्केलर क्वांटिटी का नाम देंगे। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं। अब नीचे इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में जैसे उसने लिखा हुआ है यहाँ पे मैस, मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी आपने साथ डिफाइन भी करनी है। द अमाउंट ऑफ अ मैटर, किसी भी बॉडी में मैटर की कितनी क्वांटिटी है, कितनी मकदार है, उसको हम नाम देते हैं मैस का। फॉर एग्जांपल 2 kg, 3 kg, 8 kg, कुछ भी आप लिख दें, ये अमाउंट ऑफ मैटर होगी, इसको हम मैस का नाम देंगे। उसके बाद है जी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो है ना ये टोटल लेंथ होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, या यहाँ पे इसकी डिफाइन लिखी हुई है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, किसी भी रास्ते की टोटल लंबाई जो होती है, ट्रेवल्ड, ट्रेवल लिख लें या कवर्ड लिख लें, जो तय की जाती है बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी बॉडी से, इररिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब है यहाँ पे बगैर सवाए ऑफ द डायरेक्शन के, बगैर उसकी डायरेक्शन के। यानी कि डिस्टेंस हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इनके दरमियान में जो रास्ता की टोटल लंबाई होगी, इसको हम नाम देंगे डिस्टेंस का, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 50 मीटर, 60 मीटर, इस तरह आप कुछ भी लिख दें। उसके बाद है स्पीड। अब जो स्पीड है इसकी डिफाइन है द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, ये वो रेट होता है। अच्छा, यहाँ पे जो लफ्ज़ रेट आया ना, याद रखिएगा, जहाँ पे भी लफ्ज़ रेट आएगा ना, वहाँ पे बटे के नीचे टाइम आएगा। जैसे इसका जो फार्मूला वो कुछ यूँ बन जाएगा, V इक्वल है S/T। S जो ना वो डिस्टेंस है, T यहाँ पे टाइम है, तो इसको हम पढ़ेंगे द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। तो ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला होगा। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर आपने एरो नहीं लगाना। अब इसका जो यूनिट है स्पीड का, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड, ये स्पीड का यूनिट आ गया। जैसे एग्जांपल में उसने कहा है, फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर जो ना ये डिस्टेंस का यूनिट है और आवर जो है ना ये टाइम का यूनिट है। तो ये हमारे पास स्पीड है 40 किलोमीटर आवर या फिर 60 किलोमीटर आवर। इसमें जितना टाइम कम होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। उसके बाद है जी टाइम। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है।
अब दो इवेंट्स के दरम्यान में जो वक्फा होता है, जो दौरानिया होता है, उसको हम टाइम का नाम देते हैं। ये डिफाइन भी बुक पे लिखी हुई है, लेकिन ये मैंने अलग से लिखी हुई है, ये ज़्यादा आसान है, इसको आप कर लें। टाइम इज़ अ फंडामेंटल का मतलब होता है बेस क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। ये एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है दैट मेजर्स, माइश करता है द ड्यूरेशन का मतलब होता है दौरानिया, और या फिर इंटरवल, वक्फे की, बिटवीन टू इवेंट्स के दरम्यान में जो वक्फा है या फिर दौरानिया है, उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम टाइम कहते हैं। जैसे यहाँ से इमेजिन कर, जैसे यहाँ पे इमेजिन कर लें कि ये आपके पास एक पॉइंट ए है और ये वाला एक पॉइंट बी है, तो आपने ए से बी पे जाना है। अब ये इसका जो दौरानिया होगा, जो ड्यूरेशन होगा, जो वक्फा होगा टाइम का, उसी को हम टाइम का नाम देंगे। उसके बाद है एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी डिफाइन है द कैपेसिटी टू डू वर्क। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी बॉडी के काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल 25 जूल या 30 जूल, तो ये सलाहियत है, एबिलिटी है किसी बॉडी के काम करने की, इसको हम एनर्जी का नाम देंगे। इसका यूनिट जूल होता है। उसके बाद है टेम्परेचर की डिफाइन यहाँ पे है अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। टेम्परेचर बेसिकली पार्टिकल्स में उनकी काइनेटिक एनर्जी की पैमाइश करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बैलून है हमारे पास, इसको हमने रखा हुआ है हाई टेम्परेचर पे, यानी कि धूप में रखा हुआ है। जैसे हम धूप में रखेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज़्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे। जब वो तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो ये बैलून जो ना फट जाएगा। लेकिन इसी बैलून का आप जो ना ठंडी जगह पे किसी पे रखें तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और ये बैलून फटेगा नहीं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ से फिर हमें ये पता चला कि जो टेम्परेचर है वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की पैमाइश करता है। उसके बाद हमारे पास वेक्टर्स। अब वेक्टर्स सेम वही डिफाइन है स्केलर वाली, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ का आपने इजाफा करना है, वो है डायरेक्शन। तो वही डिफाइन है ऊपर वाली सेम, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड, जिसको मुकम्मल तौर पे हम बयान कर सकते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ, एज वेल एज, और साथ डायरेक्शन भी हमें इसमें चाहिए, इस कॉल्ड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी का नाम देते हैं। यानी कि वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड था, अब यहाँ पे इजाफी चीज़ जो ना वो डायरेक्शन आ गई। आगे इसकी भी एग्जांपल्स हैं नीचे लिखी हुई हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसने डिफाइन उसकी यहाँ पे की हुई है, लेकिन इसकी डिफाइन मैंने ऊपर लिखी है, ये ज़्यादा ईजी है, ये वाली आप कर लें। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसी भी बॉडी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरम्यान में, और एक मखसूस डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेते हैं और एक यहाँ पे बना लेते हैं। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता बना लें और एक जो है वो ये वाला रास्ता बना लें। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसकी एक मखसूस डायरेक्शन है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसी को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट का। देखिए डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है। इसकी वजह क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें आएंगी, एक तो मैग्नीट्यूड आएगी और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन आएगी। अब जो मैग्नीट्यूड है वही हमारे पास डिस्टेंस होता है। ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि जो डिस्टेंस है इसको हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, डिस्टेंस का दूसरा नाम मैग्नीट्यूड है। लेकिन डिस्टेंस में कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं है और डिस्प्लेसमेंट में एक मखसूस डायरेक्शन होती है। इसकी एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो 5 मीटर है। तो अगर एक बॉडी यहाँ से चलती है और इस पॉइंट से होकर दोबारा यहाँ पे आ जाती है, तो अब इसकी जो टोटल लेंथ होगी या टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा 10 मीटर, 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 10 मीटर। लेकिन अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो इसका डिस्प्लेसमेंट जो ना वो इस वक्त 0 होगा। उसकी वजह क्या है कि डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन है हमारे पास कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। अब चूंकि आप जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट्स पे दोबारा आ गए ना, तो अब आपका जो डिस्टेंस है इस वक्त वो 0 होगा। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप जो ना वो मेन पॉइंट से कितना दूर हैं। तो जब आप यहाँ से चले और यहीं पे दोबारा वापस आ गए हैं, आप तो मेन पॉइंट से दूर गए ही नहीं, मेन पोजीशन पे दोबारा आ गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा, जाने में और आने वाला डिस्टेंस दोनों काउंट होंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसमें जाने में पॉजिटिव डिस्टेंस अगर आप लेते हैं तो आने में नेगेटिव लेना पड़ेगा, चूंकि इसमें डायरेक्शन भी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो ना वो 0 बन जाएगा। तो इसको हम डी के ऊपर एरो लगा के ज़रा करेंगे। इसका यूनिट बी मीटर है और डिस्टेंस का यूनिट बी मीटर है,
उसके ऊपर हम एरो नहीं लगाते। आगे हमारे पास वेलोसिटी की हम आसान डिफाइन करेंगे, वो ये वाली है जो आपने 9th में की हुई है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ पे लफ्ज़ रेट आ गया तो इसका मतलब टाइम के साथ आपने डिवाइड करना है। ऑफ डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो फार्मूला है हमारे पास, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी के ऊपर एरो लगा के, और ये आएगा डी के ऊपर एरो ओवर टाइम। डी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला बन गया, और इसका जो यूनिट है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होगा, और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा। स्पीड का भी यही यूनिट था, और जो स्पीड थी उसमें हमने वी के ऊपर एरो नहीं था लगाया, आप चेक कर लें। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डिफाइन है। उसके बाद है जी एक्सेलेरेशन, सेम वही डिफाइन हम करेंगे जो वेलोसिटी की है, लेकिन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे हम वेलोसिटी लिख देंगे। एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से कितना चेंज आता है, इसको हम एक्सेलेरेशन कहते हैं। और इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा ए एक्सेलेरेशन वी वेलोसिटी ओवर टाइम, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है फोर्स की डिफाइन हम ऊपर करके आए हैं, वही आपने कर लेनी है। और फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंज, जो तब्दील करती है, और टेंस या फिर कोशिश करती है टू चेंज, तब्दील करने की, द स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत को, और मोशन या फिर मोशन की हालत को ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की। तो इसकी डिफाइन आप ये भी कर सकते हैं, ऊपर जो लिखी है ये भी कर सकते हैं। आप पुश और पुल, पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब होता है खींचना। एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को। डिटरमाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगी और डायरेक्शन भी आएगी, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के ऊपर एरो लगा के। इसका जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन होता है। आपने स्केलर वेक्टर की डिफाइन भी अच्छी तरह करनी है, फिर आगे जो इनकी एग्जांपल्स की डिफाइन है इनको भी आप अच्छी तरह रेडी करें, ये एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बड़ा आसान है, आपने एक लाइन लेनी है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके एंड पे एरो लगा देना है। अब ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को, यानी कि क्वांटिटी को, वैल्यू को, यानी कि वैल्यू को, मकदार को, और ये जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। ये वेक्टर को ज़ाहिर करने का आसान सा तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ये वाला साइन बोर्ड है, एक एरो यहाँ पे लगा हुआ है कि ये आपने जाना है, फॉर एग्जाम्पल किसी, आप कह लें कि हॉस्पिटल में जाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्पिटल, और एक एरो ये वाला लगा हुआ है, और इसके ऊपर लगा हुआ है पार्क। तो ये मैग्नीट्यूड होगी, ये डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये साइन बोर्ड जो लगा हुआ है ना, इसमें डायरेक्शन दोनों की सेम है, लेकिन लेंथ जो है ना वो चेंज है, एक की ज़्यादा एक की कम है। तो इसका मतलब हॉस्पिटल जो है ना वो दूर है, और जो पार्क है वो नज़दीक है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो वेक्टर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो लाइन की लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड बताएगी, और जो एरो हेड होगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये ग्राफिकल मेथड है। अगर आपने सिंबॉलिकल मेथड बताना है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंबॉलिकल मेथड होता है, यहाँ तो आपने किसी भी अल्फ़ाबेट को थोड़ा सा बोल्ड करके, यानी कि मोटा करके ऐसे लिख देना है, या फिर आपने ऐसे लिखना है अल्फ़ाबेट, और उसके ऊपर या फिर उसके नीचे एरो लगा देना है। ये सिंबॉलिकल मेथड होता है। तो हम पढ़ लेते हैं इसको भी। कहता है गुड वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ टू यूज़ अ वेक्टर डायग्राम। अच्छा तरीका ये है कि आप वेक्टर डायग्राम बनाएं, इन विच, जिसमें वेक्टर्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एरोस, जिसमें वेक्टर को तीर के निशान के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। द लेंथ ऑफ द एरोस इंडिकेट द मैग्नीट्यूड, जो एरो की लेंथ होगी मैंने बता दिया है, वो मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करेगी। एंड द हेड ऑफ द एरो, और जो एरो का हेड होगा शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वो वेक्टर की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। वेक्टर्स आर टिपिकली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर, ये मैं बता चुका हूँ। वेक्टर्स को सिंबॉलिकल, इसको कहते हैं सिंबॉलिकल मेथड, सिंबल्स की फॉर्म में, कि जो सिंबॉलिकल मेथड है उसके लिए हम अल्फ़ाबेट को थोड़ा सा बोल्ड करके, यानी कि मोटा करके, जिसको आप कहते हैं पंजाबी में गूढ़ा करके लिखते हैं। और एन एरो हेड अबव सिंबल, ए के ऊपर आप क्या करें, एरो हेड लगा दें। नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऊपर ही हम एरो लगाते हैं। तो ये था वेक्टर को ज़ाहिर करने का तरीका। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अल्लाह हाफिज़।